मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एज वी नो दैट कि हमारी धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अलावा कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं, है ना। सारे लिविंग बीइंग्स जब अलग अलग तरह के हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन भी सब में एक जैसा होगा। ठीक। तो अलग अलग चूंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इस अर्थ पर लिविंग बीइंग्स की, इसलिए उन सब के लिए अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह का होता है। जैसे सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें एक्चुअली क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी लिविंग बीइंग्स होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, या हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है। तो इसमें ये खास बात क्या कह सकते हैं हम कि दे आर नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, दे दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड। ये अपने खाने के लिए, जितने भी ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें मोस्टली हम पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ठीक है। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एक्चुअली ये दो तरह का होता है। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटो होते हैं। ऑटो का मतलब अपने आप, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अपने आप, जिसमें हम न्यूट्रिशन अपने आप ले लेते हैं। ठीक है। हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है एक्चुअली। आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पहले फोटो ऑटोट्रॉफ को। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर द एनिमल या ऑर्गेनिजम्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना, ऑटोट्रॉफ तो है मतलब अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन लेते हैं, बट कैसे, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है। इसमें मोस्टली हम ग्रीन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स की। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना वो कैसे बनाते हैं, लाइट की हेल्प से बनाते हैं, फोटॉन्स की हेल्प से बनाते हैं। इसलिए ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक। इसके अलावा जो दूसरा मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जो दूसरा मोड है उसमें हम बात करने वाले हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में, किसी केमिकल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, बट वो किसी केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसलिए इनका नाम हम देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब इसके एग्जाम्पल में आपके आते हैं दो तरह के बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये सल्फर को जो है इस्तेमाल करते हैं एज अ अपने फूड सोर्स के लिए, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए, है ना। ऐसे ही आपके आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दीज आर द बैक्टीरियाज व्हिच make their food with the help of some chemicals like sulfur. So they are purple sulfur bacteria, purple sulfur bacteria. ठीक है। So they utilize chemical for the synthesis of their food by themselves. So these are known as chemoautotrophs and they are known as photoautotrophs, जो अपना खाना किसी लाइट के वजह से बना रहे होते हैं। ठीक है। हम इनको डिटेल में आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो फोटो ऑटोट्रॉफ यानी ग्रीन प्लांट्स के बारे में। और ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो एक खास तरह के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ? सो द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इतना हिस्सा हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जहां पर हमने पढ़ा
फोटो ऑटोट्रॉफ यानी ऐसे ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना किसी लाइट के प्रेजेंस में बना रहे होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स को यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। दूसरा हम पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ को यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी केमिकल के प्रेजेंस में बना रहे होते हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सम बैक्टीरियाज की। उसके बाद जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका बचता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कैन यू टेल मी? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, आपने जैसे कि यहां पढ़ा, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड, बट इसका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ। ओके, सो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं आप ये याद रखिएगा, दे आर depends on ऑटोट्रॉफ्स, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? एक्चुअली देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए लॉयन है यहाँ पे, अब लॉयन मांस खाएगा, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना, बट वो जिस हिरन को या जिस डियर को मार के खा रहा है, वो हिरन क्या खा रहा है? वो हिरन, वो डियर, वो तो डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ पे ना। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं दे आर डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड। ठीक, डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में और कुछ पॉइंट थे, जैसे या हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्फ। दे आर नॉट able to synthesize they are not able to synthesize their food by themselves यानी ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली वे में डिपेंडेंट हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, बट ये डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कई टाइप्स होते हैं। अब जो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये एक्चुअली कई तरह का होता है। जैसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा, कुछ होते हैं सैप्रोफिटिक, यानी जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट तो हैं, बट किस पे डिपेंडेंट हैं? दे आर द सैप्रोफिटिक। एक्चुअली सैप्रोफिटिक उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? जो अपना खाना लेते हैं डेड एंड डीके मैटर से। डेड एंड डीके मैटर का मतलब होता है सड़ी गली चीजों से जो अपना खाना लेते हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं फंगस की, या जितने भी फंजाई होते हैं एक्चुअली वो डेथ एंड डीके कर गए मैटर से ही अपना खाना लेते हैं, यानी सड़ी गली चीजों से ही अपना खाना बनाते हैं या खाते हैं। एक्चुअली डिपेंड होते हैं किस पर? सड़ी गली चीजों के लिए, सड़ी गली चीजों पर अपने खाने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक एनिमल्स। ठीक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, सॉरी। इसके बाद जो दूसरा आपका आता है सैप्रोफिटिक के बाद, आपने सुना होगा पैरासिटिक के बारे में। व्हाट आर द पैरासाइट्स? पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पर जो भी पैरासाइट है, यानी कि जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट तो रहते हैं, बट जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट जो है वो जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट। अब ये उस होस्ट के या तो अंदर पाए जाएंगे या तो बाहर। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैं एक होस्ट हूं, मेरे अंदर कोई पैरासाइट है, अगर मेरे सरफेस पे चिपक करके वो मुझसे न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब बाहर से अगर न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे
देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो डिपेंड रहता है अपने होस्ट पर अपने खाने के लिए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो शो करता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैरासाइट, और जिससे वो अपना खाना ले रहा होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। तो जिससे खाना लेते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, और जो खाता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं? एक्चुअली अपने होस्ट को ही मार के खा जाते हैं। ठीक है। अब पैरासाइट दो तरह के होते हैं। कुछ पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर होते हैं और कुछ पैरासाइट अपने होस्ट के बाहर होते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो अपने होस्ट के बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। उनको हम बोलेंगे एक्सोपैरासाइट। और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट। ठीक है। अब देखिए एक्सोपैरासाइट्स जो ऐसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब इसमें क्या है, आपके सिर में बहुत सारी जुएं पड़ जाती हैं। जुएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइस। लाइस जितने भी होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें याद रख सकते हैं लाइस। लाइस यानी कि जू। जितने भी जुएं होते हैं वो अपने हम उनके लिए क्या कैसा काम करते हैं? होस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड को शक करते हैं और वो हमारे एज अ पैरासाइट हमसे चिपक जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं घुसते, बाहर ही रहते हैं, हमारे सर में रहते हैं और हमारे खून को, हमारे ब्लड को शक करते रहते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलेंगे एक्सोपैरासिटिक बिहेवियर, या फिर एक्सोपैरासाइट उनको उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा, जैसे कि लाइस। ठीक है। अब इसकी दूसरी कैटेगरी जैसे कि एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ऐसे इसमें एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज को, जैसे हमारे पेट में जो है वो इस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरियाज होते हैं, या जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो कोई भी बैक्टीरिया वो हमारे अंदर चला जाता है और हमें बीमार कर देता है, क्योंकि वो हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स को जो है खाने लगता है। हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, है ना, हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो अंदर ही अंदर हमारे इंटेस्टाइन को खाते रहते हैं या लीवर को डैमेज करते रहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और हम उनके लिए एज अ होस्ट काम करते हैं और वो हमें हमारे अंदर ही घुस करके हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। इसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर ये आपका पहला कैटेगरी हो गया सैप्रोफाइट। पहला आपका नाम था सैप्रोफाइट, दूसरा हो गया आपका पैरासाइट, और तीसरा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बाद, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद हम बात करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी पूरा का पूरा होल फूड, होलोजोइक नाम से ही क्लियर है, पूरा का पूरा होल फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर वो उस फूड को ब्रेकडाउन करके उससे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा का पूरा होल फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर माउथ कैविटी से मतलब एंटर करता है, अपने पूरे के पूरे माउथ में रखता है, फिर उसके डिफरेंट पार्ट से होते हुए हमारे वो गुजरता है और डाइजेस्ट होता जाता है। ठीक है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा हम होल फूड जो है इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल जैसे कि हम हो गए वो इसी में आते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हम सॉलिड फूड पे बेस्ड होते हैं। हम सॉलिड फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह का न्यूट्रिशन शो करेगा वो कैसा फूड लेगा? वो सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा, है ना, इंजेस्ट करेगा, अपने को मतलब अंदर रखेगा और फिर उसका ब्रेकडाउन होगा उस खाने का और फिर उससे वो एनर्जी लेगा। ठीक है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन हम वी गॉट एनर्जी। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी कई तरह का होता है। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। इसमें हम पहले बात करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रगबीवोर के बारे में। व्हाट इज फ्रगबीवोर? फ्रगबीवोर एक तरह का हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ में भी कौन सा? होलोजोइक बिहेवियर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टाइप है जहां पर इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रूगीवोर होते हैं
वो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे, मतलब अदर सोर्सेस पे। और सोर्स क्या होता है उनका, दे यूज फ्रूट मेनली, ये फ्रूट्स यूज करते हैं, फलों को सिर्फ अपनी, मोस्ट ऑफ द इनका जो न्यूट्रिशन होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या अपना खाना का जो इनका सोर्स होता है वो फ्रूट्स होता है। सो मोस्टली दे यूटिलाइज फ्रूट्स फॉर देयर फूड, है ना। मोस्टली दे किस पे डिपेंड होते हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, फ्रूट्स होता है। और इनके एग्जाम्पल में हम पढ़ सकते हैं कुछ बर्ड्स के बारे में। एक्चुअली कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फलों पर ही डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसी उनका यानी कि भोजन का जो मैक्सिमम हिस्सा है ना, मोड जो जहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रही है, मेन सोर्स ऑफ फूड उनका क्या है, फ्रूट्स। तो ऐसे में जो बर्ड्स होती हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रूगी बोर्ड्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फ्रूगी बोर्ड्स के बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सांगवी बोर्ड्स। व्हाट आर द सांगवी बोर्ड्स? सांगवी बोर्ड्स क्या होते हैं? सांगवी बोर्ड्स ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खाने के लिए स्पेशली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इनका जो सोर्स ऑफ फूड होता है, जैसे इसका सोर्स ऑफ फूड क्या था, फ्रूट, ये मोस्टली फ्रूट पे डिपेंडेंट थे। वैसे ही जो इनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो क्या होता है, दे आर डिपेंड अपॉन ब्लड। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो होता है ब्लड। और इस बताइए, ब्लड आपका आपका ब्लड कौन कौन चूज, मतलब कौन खाता है या कौन आपके ब्लड को यूटिलाइज करता है एज अ फूड? तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपके बर्ड्स होते हैं, सॉरी, जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो आपके स्किन से चिपक के आपका ब्लड चेक करते हैं, है ना। गर्मियों में देखियो, गर्मियों का सीजन आने वाला है जहाँ पे आपको खूब सारे मच्छर मिलेंगे और जो आपके खून को रात भर चूसते रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, वो ब्लड आपका है। तो इसमें हम मॉस्किटो को पढ़ते हैं, तो मॉस्किटो का जो ये बिहेवियर है वो क्या कहलाएगा, सांगवी बोर्ड। इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करते हैं लीच को। एक्चुअली लीच को हिंदी में क्या कहते हैं, जोंक। जो जोंक होती है वो भी, उसका भी मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, वो ब्लड पे ही डिपेंडेंट होती है। अब वो या तो एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स का भी ब्लड यूटिलाइज करती है, कुछ दूसरे जो कैटल्स होते हैं उन पे भी वो अपने फूड के लिए, ब्लड के लिए डिपेंडेंट रहती है। तो इस तरह का बिहेवियर जिन भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है उनको हम बोलेंगे सांगवीवोर्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बिहेवियर हैं जो इससे बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने सोर्स, जिनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, दे आर मेनली डिपेंड अपॉन हर्ब्स। हर्ब का मतलब होता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। जो भी आपका हर्ब होते हैं, मतलब घास फूस होते हैं, ये उन्हीं को खाते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ फूड। इनका जो है हर्ब्स ही होता है, घास फूस खाते हैं ये, ठीक है। और इसमें सभी शाकाहारी एनिमल्स आते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख सकते हैं काऊ, है ना, जो काऊ हो गया, डियर हो गया, है ना, गोट हो गई आपकी। यानी वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जो शाकाहारी नहीं, शाकाहारी हैं, यानी अपना खाना किसी शाकीय पौधे, जिसको हम हर्ब कहते हैं, है ना, जिसमें घास फूस आती हैं, उससे अपना मेन सोर्स ऑफ फूड इनका होता है, ये उसी से अपना खाना जो है लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं हर्बीवोर। अब हम पढ़ने वाले हैं हर्बीवोर के बाद आपने सुना होगा कार्निवोर। कार्निवोर क्या होते हैं, वो सभी एनिमल्स जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हो। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो जिनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, दे आर डिपेंड अपॉन एक्चुअली मीट या मांस। जो मांसाहारी होते हैं, है ना, जे जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी, दे आर द एक्चुअली ये मीट, सॉरी, सॉरी, देखिए जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं ये कुछ दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं और ये जो हमारा मांस होता है ये उस पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका लॉयन हो गया, है ना, आपका टाइगर हो गया। ये सब जो है मांसाहारी एनिमल है, मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, कार्निवोर। ओके, सो अब इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी बचती है जिसका नाम है ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं, वो सभी एनिमल्स या वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो
दोनों को खाते हैं। इनका सोर्स ऑफ फूड मांस भी होता है, इनका सोर्स ऑफ फूड हर्ब भी होता है, घास फूस भी खाते हैं, है ना। जो मतलब घास फूस भी खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं एक्चुअली, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर। जैसे कि हम इंसान किस कैटेगरी में आते हैं, आपने देखा होगा इस धरती पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब ना तो शाकाहारी हैं और ना ही सब के सब मांसाहारी हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो प्योर वेज हैं, जो प्योर जो है वो शाकाहारी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, यानी शाकाहारी भी हैं मांसाहारी भी हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है वो इस कैटेगरी में आपके आएंगे, जिनका सोर्स ऑफ फूड वेज भी होता है नॉन वेज भी होता है। तो इसमें ह्यूमंस हमारा एक फेवरेट एग्जाम्पल है। इसके अलावा ह्यूमन जैसा बिहेवियर ही शो करता है बियर। जो भालू होते हैं, ठीक है, बियर जो होते हैं वो भी ओमनीवोर्स होते हैं, यानी वो भी जब इनको भूख लगती है तो ये घास फूस भी खा सकते हैं और ये मांस भी खा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपकी एक तीसरी कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ओमनीवोर के बाद आपकी आती है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। और इसके अलावा जो आपका फोर्थ कैटेगरी है वो बहुत ही मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेथ एंड डीके करके मैटर को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और ये तो अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इसमें आप नाम देंगे डेट्रीबोर्ड्स को। ठीक है, इनमें आप किसको पढ़ने वाले हैं, सॉरी इसमें आप किसको पढ़ने वाले हैं, इसमें आप पढ़ने वाले हैं डेट्रीबोर्ड्स के बारे में। इसमें आप पढ़ने वाले हैं डेट्रीबोर्ड्स के बारे में। डेट्रीबोर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें जो जो सड़ी गली चीजों को मतलब जो भी बचा कुचा रह जाता है, यानी कि जो हर्बीवोर ने खाया, जो कार्निवोर ने खाया, उसके बाद ओमनीवोर ने खाया, और फिर जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो डेथ करने के बाद उनकी बॉडी को आपने देखा होगा उनकी बॉडी से स्मेल आने लगती है। जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी सड़ जाती है, तो उनको सड़ाने का जो काम करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो मरे हुए या ना या मरे हुए, है ना, मरे हुए ऑर्गेनिज्म चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, एज अ मतलब वो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूटिलाइज करते हैं, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, जैसे मरी हुई डेड बॉडीज को खाते हैं। इसमें जो है आपके अर्थवर्म्स आते हैं, है ना, जो अर्थवर्म आते हैं इसमें आपके, अर्थवर्म का मतलब केचुआ, इसमें आपके अर्थवर्म्स आते हैं जो डेट्रीवोर की तरह काम करते हैं। डेट्रीवोर मतलब जिनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, सड़ी गली डेड बॉडी। अब आप देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम फिर से बात करने वाले हैं, पूरे को हम एक समरी आप फिर से समझने की कोशिश करिए, आई होप आपको समझ में आएगा। हेट्रोट्रॉफिक हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे यहाँ पे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, हमने पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, हमने पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सैप्रोफिटिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दे मोस्टली डिपेंड अपॉन डेथ एंड डीके मैटर पे डिपेंड करते हैं, ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं जैसे कि फंजाई। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और जिसपे ये जिससे खाना लेते हैं, इनका जो सोर्स होता है फूड का वो उनको होस्ट कहते हैं। और ये होस्ट के अंदर भी होते हैं, होस्ट के अंदर भी होते हैं तो नाम देते हैं एंडोपैरासाइट, और होस्ट के बाहर भी होते हैं तो नाम देते हैं एक्सोपैरासाइट। इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जहाँ पे हम पूरा का पूरा सॉलिड होल फूड ही इंगल्फ कर लेते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल या एलिमेंट्री कैनल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जाकर के ब्रेक डाउन होता है उसका, और फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है, जो पूरा का पूरा होल फूड ही इंजेस्ट कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा सोर्स ऑफ फूड के आधार पे, इनका मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है उस आधार पे डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे शो की जाती है, जैसे फ्रगीबोर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मेनली फ्रूट्स पर अपने डिपेंडेंसी शो करते हैं खाने के लिए। ऐसे ही सांगवीवोर जो मेनली डिपेंड होते हैं ब्लड पे, जैसे कि मॉस्किटो और लीच। हर्बीवोर जो डिपेंड करते हैं हर्ब्स पे, जैसे कि काउ, डियर एंड गोट। कार्निवोर जो मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि लॉयन एंड टाइगर। ओमनीवोर वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस एंड बियर। डिट्रीवोर्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म्स वगैरह हो गए। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, ये तो डिफरेंट मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हाउ 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 मतलब एक तरह से कैसे ये न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं। ठीक है,
सो ये न्यूट्रिशन लेने का तरीका भी कई तरह का होता है एनिमल्स के अंदर। हाउ द, हम ये कह सकते हैं कि हाउ द, हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर्स, है ना, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये भी सारे एनिमल्स में एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है ना, हाउ हाउ क्या लिखने वाले थे, सॉरी, हाउ, चलो ठीक है, एनिमल्स की बात करें अगर हम, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना कैसे यूटिलाइज करते हैं या कैसे अपने फूड को, मैकेनिज्म की बात करते हैं एक्चुअली, हाउ दे यूटिलाइज देयर फूड या हाउ दे इनटेक देयर फूड, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें आपने देखा होगा सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जाहिर सी बात है वो दूसरे तरह का बिहेवियर शो करेंगे, और जो मल्टी सेलुलर हैं यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे लेंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना मतलब कैसे लेते हैं एक्चुअली, यहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बात करने वाले हैं अमीबा की। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अमीबा के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें अमीबा आपका आता है, दूसरा आपका एक पैरासाइट, सॉरी, एक अमीबा आता है, दूसरा आपका आता है पैरामीशियम। हम अमीबा के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो न्यूट्रिशन उसका, वो कैसे मतलब भोजन कैसे लेता है, उसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली टारगेट कर रहे हैं अमीबा को, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक। अब होता क्या है, और मान लीजिए कि ये कोई फूड पार्टिकल है, ये कोई फूड पार्टिकल है। तो जो भी फूड पार्टिकल होता है, ठीक है, उसको सेंस करने के बाद अमीबा जो है, अमीबा चारों तरफ से मेम्ब्रेन्स के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरा होता है। एनिमल है तो जाहिर सी बात है इसमें सेल वॉल तो होगी नहीं, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जहां भी फूड मॉलिक्यूल होता है वहां पर अमीबा उसको सेंस करता है, पहले वहां पे पहुंचेगा, और फिर मान लीजिए जो फूड मॉलिक्यूल है, ये आपका जो फूड मॉलिक्यूल था, उसको अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन की एक्चुअली फोल्डिंग होती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये अमीबा की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फोल्ड हो जाती हैं और ऐसा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जिनका नाम हम देते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया एक पैर की तरह का स्ट्रक्चर हो गया, पोडिया मतलब पैर, लेकिन एक्चुअली ये सचमुच का पैर नहीं होता, स्यूडो होता है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स पैर होता है। ये एक तरह की मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जो, जिसके थ्रू अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने चारों तरफ जो है वो घेरता है, उसको सराउंड कर लेगा चारों तरफ से। स्यूडोपोडिया जो है वो फूड मॉलिक्यूल को सराउंड करेंगे। सराउंड करने के बाद अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो फूड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, अमीबा की बॉडी के अंदर। अब वो फूड, मान लीजिए जो भी फूड था वो यहाँ पे पहुंच गया, और स्यूडोपोडिया जहाँ पे होती हैं वो ये बाद में धीरे धीरे आगे चल के ये दोनों तरफ से बढ़ता जाता है, इधर से भी, और ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पहले से था और ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल जो भी है वो कैप्चर कर लिया जाता है, किसके थ्रू, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड मॉलिक्यूल जिस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस घेरे के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड मॉलिक्यूल एक तरह के स्टमक, जैसे हमारा स्टमक होता है, हमारा पेट होता है, ठीक वैसा ही ये बिहेव करता है, और इसमें खूब मतलब डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर, और फिर उस फूड मॉलिक्यूल का क्या, फूड वैक्यूल के अंदर ही उस फूड मॉलिक्यूल का क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। तो उस फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन होगा सॉरी, डाइजेशन के बाद, अब देखिए डाइजेशन होने के बाद जाहिर सी बात है जो फूड मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाएगा, बाद में कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो इसकी बॉडी में डिफ्यूजन करके, डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो इसके पूरे सेल में वो न्यूट्रिशन जो है वो फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूजन के थ्रू तो पूरी बॉडी में इसका वो फूड यूटिलाइज हो जाएगा। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, इसका जो फूड मॉलिक्यूल, जो भी फूड है, जो भी इसका न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन वो है इसकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। न्यूट्रिशन यूटिलाइजेस इन देयर बॉडी, यूटिलाइजेस, है ना,
न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन हम एक्चुअली कह सकते हैं न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन किस मेथड से होगा, डिफ्यूजन वाले मेथड के थ्रू। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, डाइजेशन के बाद डिफ्यूजन हो जाएगा किसका, जो डाइजेस्टेड पार्ट है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको सेक्रेट आउट कर दिया जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं फूड के, है ना, जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उसको ये एक्सक्रीट आउट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। क्या होगा इसका ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, एक्सक्रीट आउट। ठीक है, अपने जो इसके बॉडी सरफेस होती है, बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो धीरे धीरे इसकी बॉडी के सरफेस पे पहुंचेगा और फिर वहां से वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा के अंदर जो है वो डाइजेशन होता है। क्योंकि अमीबा क्या है, अमीबा एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर हमारी तरह बहुत तरह की सेल्स नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्री कैनाल या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। सिंपली इसमें जो भी फूड मॉलिक्यूल होता है ये उसको सेंस करता है, सेंस करके अब स्यूडोपोडिया के थ्रू, जो कि एक तरह की क्या होती है, एक तरह की मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया एक्चुअली मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है ना, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसके थ्रू ये अपने फूड मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है ना, और कैप्चर करने के बाद उसको कहाँ स्टोर करता है, फूड वैक्यूल्स में स्टोर करता है, जहाँ पे तमाम तरह के डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं और वहाँ पे डाइजेशन होता है फूड मॉलिक्यूल का। और आफ्टर डाइजेशन जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है उसका डिफ्यूजन होगा, यानी कि उससे जो भी न्यूट्रिशन निकलेगा वो पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक, तो आई होप ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है अमीबा के अंदर डाइजेशन की, जो आपको समझ में आई होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ सिंपली अमीबा के अंदर। अब हम देखेंगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक,